1857 की क्रांति। राजस्थान में जन जागरण एवं स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति का राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। राजस्थान के देशी राज्यों में अंग्रेजी कंपनी के साथ संधि 1818 में मराठों द्वारा राज्यों की संधि स्थापित की। राजस्थान ने देशी राज्यों से अंग्रेजी कंपनियों के साथ संधियां यानी राजस्थान के जो राज्य थे उन्होंने 1818 में मराठों से मुक्ति प्रदान करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधियां कर ली थी, जिससे वो आसानी से जिसके यानी उनकी सेना वो अंग्रेजों की सेना लड़े और वो आसानी से जीत के बाह्य सुरक्षा के बारे में भी निश्चित हो गए, क्योंकि अब कंपनी ने उनकी राज्य के बाहरी आक्रमणों की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली थी। इससे राजा सुरक्षित हो गए थे। उन्होंने अपने फायदा की सोचा, जिससे सभी प्रकार से उनका फायदा था और इस प्रकार आगे बाहरी आक्रमणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले ली। प्रत्यक्ष में देशी रियासतों पर कोई आर्थिक भार भी नहीं पड़ा, क्योंकि जो खिराज वे मराठे चुकाते थे वे ही खिराज अब अंग्रेजों, क्योंकि पहले जो खिराज या जो टैक्स वो मराठों को देते थे और उनका कुछ इसमें उनको कुछ हानि नहीं दिखी और वही जो टैक्स है वो अब वो अंग्रेजों को देने लगे और उनकी सुरक्षा में भी वृद्धि हुई। तो इस कारण ही उन्होंने 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी और कोई ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने उनके साथ संधि नहीं की थी, जिससे कि भी ऐसे नहीं कह सकते अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती हथियार लिया था। उन्होंने अपने फ़ायदे का सोचा था देशी रियासतों ने, और तब जाकर उन्होंने उनकी शासन की थी। अंतर राजा खुश हो गए, अब उनका निरंकुश शासन चलता रहेगा। राजाओं की संधियों की शर्तें इतनी आकर्षक लगी कि उन्हें अंग्रेजों की कंपनी पर ईमानदारी पर बिना शंके के उन्हें राजाओं को कंपनियों की शर्तें इतनी अच्छी लगी कि उन्हें बिना किसी शंका के उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। उन्होंने अच्छे अंग्रेजों ने ऑफर दिए यानी प्रस्ताव दिए, परंतु संधियों में उल्लेख की शर्तों कंपनियों के दायरे में जैसे क्रियान्वयन करना शुरू किया तो राजाओं ने वंश परंपरागत अधिकारों को ठाड़घात होने लगा। पर जैसे ही उस बात साइन सुइन होकर जिस प्रकार उन्होंने बाद में जैसे जैसे कार्य करना शुरू किया कंपनी के अधिकारियों ने, तो जो राजा अपनी वंश परंपरा के अनुसार चलते थे तो उनकी जो भावनाएं थी या उनके जो तरीका था उस पर आघात होने लगा, उस पर वो उसमें चेंज लाने लगे अंग्रेज भी। ये वंश परंपरा वाला ये सिस्टम नहीं चलेगा, भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगे। तो उनको बाद में इसके लिए आंतरिक चोट पहुंची, कुठारघात हुआ। कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके देशी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता एवं चोट की तथा उनकी स्थिति कंपनी के सामंतों एवं जागीरदारों जैसी हो गई। तो इस प्रकार कंपनी ने सब कुछ करके उसके बाद राजाओं को अपने जागीरदारों या सामंतों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो यानी राजा सभी अधिकारों पर कंपनी का प्रभुत्व हो गया, यानी कंपनी का अधिकार हो गया, यानी उनकी प्रभुसत्ता सिमट गई। कंपनी में नीतियों में सामंतों में पद मर्यादा व अधिकारों को आघात लगा। उनकी मर्यादा थी यानी समाज में उनकी मर्यादा थी या फिर जो लोगों में उनकी भावना थी उनका पद था उसको आघात लगा। कंपनी द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप राजा सीमांत किसान व्यापारी शिल्प मजदूर सभी वर्ग पीड़ित हुए। जो कंपनियों ने अधिकार दिए गए थे उनके कारण राजा और जो शिल्पी वर्ग है, मजदूर है, व्यापारी है, सभी परेशान हुए। संधियों के दुष्परिणाम सामने राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। इसके बाद उन अंग्रेजों ने राजपूत राजाओं की आंतरिक जो भी उनके आंतरिक शासन था उनमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उन्हें स्पष्ट आश्वासन दिया था लेकिन वो माने नहीं, भी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने उनकी आंतरिक जो व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। जोधपुर के शासक पर दबाव डालकर 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार किया। इसके बाद 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा पर दबाव डालकर, तो यहाँ से 1840 यहाँ से उनके अधिकार करने की शुरुआत होती है।
शुरुआत पहले हुई थी, पर पूर्ण रूप से यहाँ से वो सब कुछ शुरू करते हैं। 1842-43 में अंग्रेजों ने पुनः जोधपुर मामले में हस्तक्षेप करते हुए नाथों की जागीरें जब्त कर उन्हें कैद में डाल दिया। फिर 42-43 में उन्होंने नाथ होते थे जो वहाँ पर राजा के नीचे काम करते थे, उनकी भी जागीरें उन्होंने इकट्ठी कर कर उन्हें कैद में डाल दिए, यानी उन पर अधिकार करके उनको कैद में डाल दिया। 1839 में उन्होंने जयपुर के मामले में हस्तक्षेप किया। अंग्रेजों के मांगरोल के युद्ध में 1821 कोटा माराव के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की। जो मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में कोटा माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की सहायता की। अंग्रेजों ने दीवान जालिम सिंह की सहायता की कोटा माराव के विरुद्ध, जिससे भी अंग्रेजों का समर्थक था जो जालिम सिंह था झालावाड़ का, वो अंग्रेजों से युद्ध लड़ रहा था 1921 में कोटा माराव से, तो अंग्रेजों ने उसकी सहायता की थी। तो इसके बाद आर्थिक स्थिति दयनीय बना दी, और इसके बाद जो अंग्रेज उसकी सत्ता के अंदर घुस के सभी राज्यों की, तो उनकी आर्थिक स्थितियों पर कब्जा करने लग गए, यानी हर प्रकार का प्रबंधन उनको अंग्रेजों के हाथ में होने लगा। 1823 में कैप्टन कोब ने समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और महाराणा के खर्च के लिए 1000, और इस प्रकार अंग्रेजों ने धीरे धीरे कर भी सभी शासन प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, और महाराजा था उसको पेंशन मान दी, उसको पैसे देने लग गए और सब कुछ शासन अपने आप करने लग गए। तो इसके बाद ये कैप्टन कोब ने 1823 में किया। इस प्रकार संधियों की शर्तों के विपरीत अंग्रेजों ने राज्य के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर उनकी बाह्य प्रभु सत्ता के साथ साथ आंतरिक स्वायत्तता भी खत्म कर दी। तो इस प्रकार सभी पर कब्जा करने के बाद उनकी जो बाहर की शक्तियाँ थी, बाहरी शक्तियाँ और जो उनकी आंतरिक शक्तियाँ, सब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब राजा स्वामी न्याय लेकर अंग्रेजों के कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गए। तो इस प्रकार अब जो राजा थे वो अब स्वामी नहीं थे उस राज्य के, अब वो उसकी कृपा दृष्टि पर निर्भर हो गए थे। अंग्रेजों के उत्तराधिकारी मामले में हस्तक्षेप दूसरा इसका कारण था क्रांति का। जो अंग्रेज थे वो उत्तराधिकारी मामले में अब हस्तक्षेप करने लगे थे। अंग्रेजों ने राज्यों से संधियां करते करते आश्वासन दिया था कि उनके परंपरागत शासन में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने जब संधियां की थी तब आश्वासन दिया था कि उनके राज्यों के आंतरिक मामलों में वो कभी इंटरफेस नहीं करेंगे, परंतु राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के बहाने अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के मामले में खुलकर हस्तक्षेप किया। लेकिन अंग्रेजों ने आंतरिक शांति के नाम बनाए रखने के बहाने आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप किया। 1826 में अलवर राज्य के बलवंत सिंह व बन्नी सिंह के मध्य अलवर राज्य के 2 हिस्से करवा दिए। अंग्रेजों ने अंदर मिलकर 1826 में अलवर के बन्नी सिंह व बलवंत सिंह के मध्य अलवर के 2 हिस्से करा दिए। भरतपुर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर 1826 में अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग को घेरकर उसे नष्ट कर दिया, और भरतपुर के उत्तराधिकारी का जब मामला आया तो 1826 में अंग्रेजों ने उस किले को ही ध्वस्त कर दिया जिसमें राजा उस पर रहते थे। एवं बालक राजा को गद्दी पर बिठाकर पॉलिटिकल एजेंट के दिन काउंसलिंग की नियुक्ति कर दी, और बालक को गद्दी पर बिठाकर आप राज चलाने लगे, यानी उनका राज था और नाम उस राजा का, तो छोटा सा बालक था उसको गद्दी पर बिठा दिया। अंग्रेजों ने अपने समर्थकों उम्मीदवारों को उत्तराधिकारी बनाकर राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक प्रभुता सौंप दी। जो उसके जानकार थे अंग्रेजों के, उन्हीं को राजगद्दियों पर बिठाकर अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक प्रभुता स्थापित की। यानी सीधे तौर पर तो खुद तो नहीं राजा बने, लेकिन अपने ही जानकार लोगों को बिठाकर अपने समर्थक उम्मीदवारों को राजा बनाकर उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से वो राजा बन गए थे। जिस राज्य का उत्तराधिकारी अल्पवयस्क होता था, एजीजी रेडिजेंट के दीक्षा में अपने समर्थकों की काउंसिल का गठन कर प्रशासन नियंत्रण, और जो भी राज्य का उत्तराधिकारी मीन्स जिस भी राज्य का उत्तराधिकारी आवश्यक होता था, उसमें जो रेजिडेंट्स कौशल है वो अपनी
अध्यक्षता में रेजिडेंट की अध्यक्षता में समर्थन काउंसिल एक कमेटी का गठित कर और उस राज्य का कार्यभार उसको दे देता था। इस प्रकार 1835 में जयपुर में शासन संचालन के लिए पॉलिटिकल एजेंट के निर्देशन में सरदारों की समिति गठित की गई। 1835 में जयपुर के चलाने के लिए सरदारों की समिति गठित की गई, सरदारों को लगाया गया। 1844 में बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के दौरान अंग्रेजी नियंत्रण बना लिया और 1844 में बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के दौरान नियंत्रण बना लिया। गोद लेने के प्रश्न पर भी अंग्रेज अपना निर्णय लादने का प्रयास करने लगे। अब फिर राजाओं के गोद लेने के मामले पर भी, राजाओं के बच्चे गोद लेकर राजा बनाने के मामलों पर भी हस्तक्षेप करने लगे। वो कह रहे थे भी हम ऐसे गोद लेकर राजा नहीं बनाने देंगे, या फिर हम ही बन जाए इससे तो अच्छा, क्योंकि हम ही संभाल रहे हैं सब कुछ। राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति और साथ में बंटे हुए राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो इनकी बहुत ही कमजोर वित्तीय स्थिति थी, तो अंग्रेज इसका फायदा उठाते थे। संधियों के द्वारा राजपूत राज्य, मराठों एवं भिंडारियों को लूट मार बार बार आर्थिक मांगों से छुटकारा मिल गया, मगर अंग्रेजों ने भी प्रारंभ से ही खराज का प्रथा लागू। अब जब से संधि आई तो पिंडारियों से और जो और प्रकार के लूट मार होती थी उनसे तो छुटकारा मिल गया, पर अंग्रेजों ने भी उन नीतियों का बंद नहीं की। वो प्रथाएं, खराज की प्रथाएं लागू कर ली और टैक्स अपने लिए लेने लगे। तो इस प्रकार राज्य का आर्थिक शोषण होता ही गया और चक्रवर्ती ब्याज लगाकर वसूली करते थे। खराज के अलावा कंपनी शांति व्यवस्था स्थापित करने या धन वसूली करती थी और शांति स्थापित करने के लिए भी धन से अलग। इस प्रकार अंग्रेज अलग अलग रूप से टैक्स लेते थे और उनका आर्थिक शोषण करते थे। युद्ध की परिस्थितियों में भी राजाओं को धन देने के लिए बाध्य किया जाता था। इसके अतिरिक्त राजाओं को अपनी खर्च व कंपनी के लिए सेना रखनी पड़ती थी। यदि राजा उस सैनिक वहन को खर्च करने में असमर्थ था तो उसके राज्य कुछ भाग कंपनी अपने अधीन कर लेती थी। अब उसको सेना रखनी पड़ती थी। राजाओं कहते थे भी उनको खाना पानी और सब कुछ दो। अगर वो राजा असमर्थ होता था तो उसका कुछ भाग अपने पास कब्जे में कर लेते थे। अंग्रेजों ने जयपुर नरेश को सिखावटी में राजमाता के समर्थक सामंतों को कुचलने के लिए सैनिक सहायता दी। अंग्रेजों ने जयपुर नरेश को सिखावटी में दमन करने के लिए, विरोधियों का दमन करने के लिए सहायता दी। सैनिक खर्च के रूप में सामर झील को अपने अधीन किया था। 1835 में अंग्रेजों ने सामर झील को इसके लिए सिखावटी में सहायता देने की एवज में उसको सामर झील को अपने अधीन कर लिया था। जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर जोधपुर लीजियन का गठन 1835 में किया गया था। जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। उसके खर्च के लिए 1,15,000 रुपये वार्षिक जोधपुर राज्य से वसूले जाने लगे और इसके एवज में 1,15,000 रुपये वसूले जा रहे थे। 1841 में मेवाड़ बिल कोर की स्थापना मेवाड़ राज्य के खर्च पर की गई। मेवाड़ बिल कोर की स्थापना 1841 में की गई, जो मेवाड़ के राज्य के ही खर्च पर हुई थी। उनसे पैसे लेकर ये उस बिल कोर की स्थापना की गई थी। 1842 में मेरवाड़ा बटालियन, 1834 में सिखावटी ब्रिगेड, इनका खर्चा संबंधित राज्यों से वसूला जाने लगा। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन, 1824 की सिखावटी बटालियन, इनका खर्चा भी इन्हीं से वसूला जाने लगा। जब इन सैनिकों की टुकड़ियों पर नियंत्रण एवं निर्देशन अंग्रेजों का था। इसी प्रकार 1825 और 1830 के दौरान भिल्लों के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिकों की सहायता दी था। सैनिक अर्थ महाराणा के नाम पर ऋण रूप में लिखा गया। भिल्लों का विद्रोह हुआ था 1826-1830। इसको भी दबाने के लिए अंग्रेजों ने सहायता की तथा उसका जो खर्चा आया था वो राणा के नाम लिख दिया था। 6% ब्याज लगाकर वसूल की गई। इसका राज्यों का स्थिर प्रशासन। संधियों के बावजूद राजपूत राज्यों का बाह्य आक्रमणों का भय न रहा और आंतरिक विद्रोह के समय भी अंग्रेज सहायता उपलब्ध रही। और जो संधियाँ हो गई थी तो उसके बाद अंग्रेजों से बाह्य आक्रमण भी नहीं हो रहा था और आंतरिक भी शांति बन रही थी। तो धीरे धीरे राजाओं ने प्रशासन अपने नियंत्रण खो दिया और रेजिडेंट की इच्छा अनुसार शासन रबड़ की मोहर मात्र रहेगी। और इस प्रकार धीरे धीरे उनका प्रशासन से नियंत्रण हटता गया और वे सिर्फ एक मोहर लगाने वाले वैसे रह गए थे और सब कुछ होता था वो रेजिडेंट जो अंग्रेजों के हिसाब से ही होता था।
रेजिडेंटों ने प्रशासन के में अपने समर्थक व्यक्ति नियुक्त किए और उन्होंने अपने समर्थक व्यक्ति नियुक्त किए जो प्रशासन चलाते थे। अंग्रेजों ने बांसवाड़ा का शासन मुनी सामत अली खां 1844-56 में अंग्रेजों के हाथ में था। अलवर का प्रशासन अहमद बख्श खां 1815 से 26 में अलवर का शासन था वो अहमद बख्श खां के हाथ में था। जयपुर राज्य में 1835 में अंग्रेज समर्थक जेठाराम सर्वेसर्वा बन गया। जेठाराम बन गया सब कुछ जयपुर राज्य का तो 1835 में। ठीक है। नरेशों का प्रशासन में महत्व नहीं होने वे प्रशासन के प्रति पूर्णतः उदासीन हो गए। वे अपना समय रंगरेलियों स्वतंत्रियों के भोग में गुजारने लगे, यानी उनका काम तो खत्म हो गया। अब राजाओं का उनको और कोई काम तो रहा नहीं, तो वो अपने जीवन को आनंद में मनाने के लिए पैसे खर्च करने लगे और उनका प्रशासन से नियंत्रण हट गया। इस प्रकार अंग्रेजों के अधीन होते चले गए निरंतर। वैसे ही गौरव पालने उन्हें प्रसादों में रानी के साथ वैसे ही गौरव पालने की प्रशासन की स्थिरता एवं दुष्परिणाम जमाने को भुगतना पड़ा। सामंत और राज्य कर्मचारी जनता विभिन्न प्रकार पीड़ित करने लगे। इस प्रकार बहुत उधर बिजी हो गए तो अंग्रेज थे वो जनता को सामान्य जनता को इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा और जो पीड़ित करने लगे, जिसके कृषि आंदोलन हुए। किसानों एवं जनसाधारणों के हितों पर कुठारघात। अंग्रेजों के शासन करने के बाद राजपूतों राज्य के खर्च में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अंग्रेजों ने राज्य में अधिक खिराज लेने का प्रयास किया। अंग्रेज रेजिडेंट में सैनिक बटालियन के ऊपर भी राजाओं का अधिक खर्च करने के लिए बाध्य किया गया। तो इस प्रकार अंग्रेज रेजिडेंट एवं सैनिक बटालियनों के ऊपर भी राज्य अधिक खर्च करने के लिए बाध्य किया गया। इसके साथ ही विकास कार्यों पर भी खर्च करने के लिए राज्यों में खर्च में वृद्धि और सभी जो भी काम करते थे अंग्रेज जो विकास कार्य करते थे, आज कुछ रेलवे सिंचाई सड़क शिक्षा चिकित्सा, तो इसके लिए राजाओं से ही खर्च की आपूर्ति होती थी। व्यापार पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित हो गया, राज्यों की आय में कमी। इस प्रकार सभी प्रकार के टैक्स लगाने के बाद भी सारे व्यापार पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। तो इस प्रकार राज्य की जो आय थी उसमें बहुत बड़ी कमी आई। अंतर्राज्यों में सारे खर्च की पूर्ति पर भार भूमि पर ही आकर पड़ा। राज्य के जो खर्च का भार था जो भूमि जो होते थे किसानों पर उन पर ही आ पड़ा, उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लगे, इसलिए भूमि कर बढ़ाना आवश्यक हो गया। परंतु अकाल पड़ने या किसी कारण से उपज कम होने पर भी किसानों को निर्धारित भूमि कर नगद राशि में देना पड़ता था, यानी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे भूमि में काल पड़ जाए, चाहे फसल हो ना हो, पर उन्हें किसानों को नगद ही पैसे देने पड़ते थे, जिसके कारण किसानों में विरोधी भावना उपजी और साहूकार के शिकंजे में और अधिक फंसते गए। अब किसानों की भूमि से बेदखल भी किया जाने लगा और इसके बाद किसानों से साहूकार बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता था तो भूमि पर अधिग्रहण कर लेता था, इसलिए बेदखल होना पड़ता था। जबकि अंग्रेजों से आगमन से पूर्व किसानों भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। राजा होता था भूमि से बाहर नहीं निकालता था। तो अंग्रेजों की बात में आने के बाद ये तरीका अपनाया जाने लगा। राज्य ने अपने बढ़ते व्यय की पूर्ति के लिए किसानों पर चढ़ाई कर सिंचाई कर आदि लगा दिए। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने मनोरंजन को स्थापित करने के लिए उन पर व्यवसाय कर सिंचाई कर आदि लगा दिए और खर्चों की पूर्ति के लिए किसानों की भूमि अनेक प्रकार के बाड़ लगा दिए। किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय होगी। रेलवे की विकास लोगों की समृद्धि के स्थान पर नियंत्रण करने में ज़्यादा योग दिया। अब रेलवे का विकास हुआ था उसमें समृद्ध करने के लिए हुआ था, लेकिन उन्होंने उन लोगों की स्थिति और भी दयनीय कर दी। ब्रिटेन निर्मित वस्तु बाजार बढ़ गए। ब्रिटेन की बनी वस्तु से रेलवे के कारण बाजार बढ़ गए और यहाँ की वस्तुओं की कोई खरीदता नहीं था। राज्य का कच्चा माल रेलों के द्वारा बाहर जाने लगा और जो कच्चा माल था वो रेलों के द्वारा बाहर जाने लगा। तो इस प्रकार इसलिए रेलवे का आविष्कार अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, न कि भारत के फायदे के लिए किया था। तो अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित होने से राज्य व्यापारी पलायन कर गए। दस्तकार व शिल्प द्वारा निर्मित वस्तुएं ब्रिटेन में महंगी होने के कारण उनके शासक वर्ग का शोषण, उनका जीवन निर्वाह कठिन हो गया। जो शिल्पकारी की व्यवस्था थी, दस्तकारी व्यवस्था थी, उनको राजाओं का संरक्षण नहीं था, इसके लिए वो उनका जीवन निर्वाह कठिन हो गया, जिससे उन्होंने अपने परंपरागत व्यवसाय छोड़ दिए, श्रमिक बन गए। जिसके कारण उन्होंने अपने परंपरागत व्यवसाय थे वह छोड़ दिए और श्रमिक बन गए। इस प्रकार राजपूत राज्यों को अंग्रेजों के साथ 1854 में संधि आकर्षक लगी, मगर इसके परिणाम स्वरूप
शासन शक्तिहीन हो गया व सामंतों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। ऐसे बढ़िया लगी उनको 1818 की जो संधियाँ थी, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप था ना, जो सामंतों का अस्तित्व खो गया व राजा शक्तिहीन हो गए तथा किसानों एवं जनसाधारण की दशा दयनीय होगी। इन संधियों का ही दुष्परिणाम था कि 1857 की क्रांति जनसाधारण ने सामंत वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों की सहायता दी। यही कारण था कि 1857 में क्रांति में किसानों ने तथा सामंतों ने उनकी सहायता की, अंग्रेजों की उनका स्वागत किया। बाद में राज्यों किसान एवं जनसाधारण के आंदोलनों का सामना करना पड़ा। राजा और प्रजा के मध्य जो सम्मानजनक संबंध थे वे समाप्त होकर शोषक व शोषित बदल गए। क्रांति का सूत्रपात। 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूताना में नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, अरनपुरा व खेड़वाड़ा यानी 6 जगह छावनियाँ थी 1857 की क्रांति में। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा व खेड़वाड़ा। इन 6 छावनियों में 5000 सैनिक थे, किंतु सभी सैनिक भारतीय थे। इन 6 छावनियों में जितने भी सैनिक थे वो भारतीय थे। मेरठ में हुए विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ 10 मई 1857 की सूचना राजस्थान के जीजी जॉर्ज पेंटिक लोरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई। 10 मई को विद्रोह हुआ, उसकी सूचना 9 दिन बाद प्राप्त हुई। सूचना मिलती है सभी शासकों को निर्देश दिए कि वे अपने राज्य में शांति बनाए। इसके बाद उन्होंने निर्देश दिए कि सभी शासक अपने राज्यों में शांति बनाए रखें। ठीक है, अपने राज्य में विद्रोह को न घुसने दी। ये भी हिदायत दी कि यदि विद्रोह ने प्रवेश किया तो उसकी तत्काल बंदी बना दिया जाए। तो ये भी घोषणा की कि अगर कोई विद्रोही उसके राज्य में घुसता है तो राजा उसको तत्काल बंदी बनाएगा। एजीजी के सामने उस समय अंग्रेज की सुरक्षा की बड़ी समस्या थी, क्योंकि बारूद गोला बारूद और सरकारी खजाना था। एजीजी के सामने अजमेर की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अंग्रेजों का सारा खजाना और वहाँ पर था अजमेर में। एजीजी ने सोचा कि संभव है कि 15वीं बंगाल इन्फेंट्री मेरठ में विद्रोह की भावना लेकर आई। वहाँ से इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया। ब्यावर में 2 मेयर रेजिडेंट बुला ली गई। तत्पश्चात उसने दिशा में एक यूरोपीय सेना भेजने को लिखा। राजस्थान में